नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं जो हमारे बेरोज़गार साथी हैं फ़िलहाल, जो जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दे रखा है और वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो उनके लिए 3 बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ मैं लेके आया हूँ। और जो आपके जो 3 गुड न्यूज़ है, उनमें से कम 2 न्यूज़ तो आपकी सही निकलेगी कन्फर्म। एक न्यूज़ का मैं कह नहीं सकता और उसमें डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर। तो उन चीज़ों के ऊपर हम बात करते हुए चलेंगे और मैं आपको विथ प्रूफ विथ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें होने वाली है। और 3 में से 3 हो जाए तो और भी बढ़िया, 2 हो जाए तो होगी, 2 तो होगी, ये मैं आपको पहले बता दूं। एक भी होगी, दूसरी भी होगी, तीसरी का पता नहीं। देखो साथियों, उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं और आपका जो रिज़ल्ट है वो तैयार होना स्टार्ट हो चुका है। इसका अंदेशा है वो हमारे जो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष साहब है श्रीमान आलोक राज जी, उन्होंने ट्वीट करके बता दिया कि आपके 6 पारियों में लगभग 11 से 12 क्वेश्चन डिलीट या फिर उनका आंसर चेंज हुए हैं। तो उन्होंने ऐसा किस आधार पे बताया, क्योंकि आपका रिजल्ट तैयार होने वाला है। रिजल्ट तैयार होने से पहले जो भी क्वेश्चन डिलीट होते हैं उनको डिलीट कर दिया जाता है और जिनके आंसर चेंज होते हैं उनके आंसर चेंज कर दिए जाते हैं। तो डिलीट और चेंज करने के बाद में ही फिर आपका जो रिजल्ट है वो तैयार करने की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। ठीक है, यानी कि आपकी ओएमआर जो होती है उसको स्कैन किया जाता है और स्कैन करने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। तो ये आपका जो ये रिजल्ट की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है और मान के चलिए कि 7 से 8 दिन के अंदर शायद आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। यानी कि आज 7 तारीख हो गई और 1 सप्ताह लगभग इनको लगने वाला है। उसके बाद में 15 तारीख तक आपका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 15 के आसपास आप लगा सकते हैं कि आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, तो आज मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया था कि हम 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, 3 गुड न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से पहली है हमारी नॉर्मलाइजेशन। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये एक बार आप देखना, आपको एहसास होगा, आपको खुशी महसूस होगी और आपके चेहरे पे स्माइल ज़रूर आएगी नॉर्मलाइजेशन के इस न्यूज़ के ऊपर। इसके बाद में 2 अलग-अलग न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। जो 2 अलग-अलग न्यूज़ हम पढ़ेंगे वो थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले हम नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, सामान्यीकरण के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो साथियों, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि जितने भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले जो अलग-अलग बॉडी होती है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो या फिर कॉरपोरेशन हो, ये एग्ज़ाम लेती है। जब कैंडिडेट की संख्या यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जब बहुत ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट के पास, एग्ज़ाम बॉडी के पास, एग्ज़ाम लेने वाली संस्था के पास, जब इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक साथ बल्क में सभी के एग्ज़ाम करा सके, तो वो अपनी सुविधा के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए वो अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम का आयोजन करवाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इसमें कई बार क्या होता है कि जो पेपर का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा बैलेंस नहीं बैठता, एक समान नहीं रहता। किसी पारी में पेपर का लेवल थोड़ा ईजी रहता है तो किसी में टफ, और कई बार बहुत ईजी और बहुत टफ भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिनके पेपर टफ आया है वो बच्चे परेशान रहते हैं, जिनके ईजी आया है वो उनसे भी ज़्यादा परेशान रहते हैं। कारण, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यार हमारे तो पेपर ईजी आया है तो हमारे जो मार्क्स है वो डाउन होंगे, वो ये सोच कर परेशान रहते हैं। और जिनके टफ आया है वो तो वैसे ही परेशान रहेंगे क्योंकि उनके पेपर ही टफ आया है। तो इन दोनों जो जिनके जिनके पेपर ईजी आया था और जिनके पेपर टफ आया था, सारे दुखी है। तो इनको खुश करने के लिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि बच्चों के साथ अन्याय ना हो। तो एसएससी, रेलवे, बैंक और संघ लोक सेवा आयोग और इधर हमारे जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे आरपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, तो जितने भी ये एग्ज़ाम बॉडी जो होती है, जो एग्ज़ाम लेती है, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टैटिकल टूल यूज किए जाते हैं ताकि आपके जो नंबर है अलग अलग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई है उनका जो पेपर का जो लेवल होता है उनको एक समान करने के लिए स्टैटिकल टूल यानी कि सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। जिसमें बेसिकली मैं आपको बताऊं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग सांख्यिकीय मेथड है, स्टैटिकल टूल है, जिसमें सबसे पहला होता है जेड स्कोर, दूसरा होता है मिनमैक्स और तीसरा होता है कस्टम रेंज मिनमैक्स।
अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, जो हमारा ये जेड स्कोर जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है, इसको स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसके अलावा मिनमैक्स होता है, मिनमैक्स को हम स्केलिंग भी बोलते हैं, और तीसरा होता है कस्टम रेंज मिनमैक्स। तो पहले आपने कई बार एग्जाम दिया होगा एसएससी बैंक रेलवे, तो वहाँ पर आपने कई बार सुना होगा कि यार हम पेपर तो दे के आ गए लेकिन स्केलिंग होगी और स्केलिंग के आधार पर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या फिर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्केलिंग आपने कई बार ऐसा शब्द सुना होगा। तो ये जो मिनमैक्स जो फॉर्मूला होता है मिनमैक्स वाला, इसी को स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है साथियों, अब इन तरीकों में इन फॉर्मूलों के अंदर कुछ ना कुछ खामियां थी, तो इनके स्थान पर अब एक नया स्टैटिस्टिकल टूल निकल के आया है नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं इक्वी परसेंटाइल। क्या बोलते हैं? इक्वी परसेंटाइल। देखो साथियों, इक्वी परसेंटाइल दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है इक्वी और दूसरा है परसेंटाइल। इक्वी का मतलब होता है इक्वल यानी कि बराबर, और परसेंटाइल का मतलब होता है प्रतिशत। ठीक है, तो आपका यानी कि आपका परसेंटाइल के बेस पे आपका जो रिजल्ट है वो तैयार होगा, परसेंटाइल के बेस पे, और इक्वी मतलब एक समान। आप सभी बच्चों के जो नंबर है, जो पेपर का जो लेवल कठिन था इजी था, सबको एक समान करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम परसेंटाइल के बेस पे रिजल्ट तैयार करते हैं, ना कि रो मार्क्स के बेस पे। रो मार्क्स मतलब जैसे मान लो 100 नंबर का कोई एग्जाम होता है, किसी के 80 आ गए तो वो रो मार्क्स है, किसी के 10 आ गए वो रो मार्क्स है। लेकिन जिसके 10 आए, जिसके 80 आए, यदि उनको स्टैटिस्टिकल टूल के आधार पर इक्वी परसेंटाइल के आधार पर यदि परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाए तो उन दोनों का जो लेवल है वो बराबर हो जाता है। ठीक है साथियों, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। फिलहाल अपने राजस्थान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका जो इस्तेमाल है अभी पटवार भर्ती परीक्षा में किया गया है, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा नतीजा देखने को मिला है। ठीक है साथियों, तो इक्वी परसेंटाइल जो फॉर्मूला है, इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको और बता दूं। इसमें आप देखना कि इसमें क्या होता है कि ये इसमें जो आपका रिजल्ट तैयार होगा वो रो मार्क्स के हिसाब से तैयार नहीं होगा। पहले मैं आपको बता दूं, इसमें होगा परसेंटाइल की रैंक के आधार पर, यानी कि आपके पहले परसेंटाइल को फाइंड आउट किया जाएगा एंड देन आपको रैंक दी जाएगी, तो उसके आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होती है, और जो उनका कठिनाई का स्तर होता है पेपर का, वो भी कैसा होता है? अलग अलग होता है। तो इनमें जिन्होंने एग्ज़ाम दी है उन बच्चों को एक समान अवसर मिले, उसके लिए हम कौन सा नॉर्मलाइजेशन तरीका यूज करते हैं? इक्वी परसेंटाइल। कौन सा? इक्वी परसेंटाइल। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं हमारी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, देखो ये है हमारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा। ठीक है साथियों, इसमें देखो अलग अलग शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम हुआ है। टोटल 3 दिन एग्ज़ाम चले हैं, 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। 19 तारीख को भी 2 शिफ्ट में, वैसे ही 20 को भी 2 और 21 को भी 2 शिफ्ट में। कुल मिला के आपकी 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है हमारा 4th क्लास का। ठीक, अब देखो साथियों, इस फॉर्मूले के आधार पर मैं आपको बताऊं, और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, थोड़ा सा सुनना आप। 2016 जनवरी 2016 की बात है, तो उस टाइम एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मैंने वो एग्ज़ाम दिया था, और मेरे 100 में से 72 मार्क्स आए थे। तो मैंने घर वालों को बोल दिया कि साहब मेरी जॉब लग गई। घर पे जाके बोल दिया, बोले लग गई, आप तो करो आगे की तैयारी, क्या करोगे। और एक मेरा दोस्त था, उसके 58 नंबर आए, यानी कि 58 नंबर आए आउट ऑफ 100। ठीक, वो दुखी था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। जब हमारा रिजल्ट आया तो उसके 58 मार्क्स थे, उसके 58 ही रहे, लेकिन मेरे जो 72 थे वो 58 पे आ गए, यानी कि हम दोनों बराबर हो गए। तो उसमें देखो आप परसेंटाइल की ताकत, यानी कि नॉर्मलाइजेशन की ताकत, तो हमारे को बराबर कर दिया। हालांकि जॉब हमारे दोनों की ही लगी थी, हमने आगे फर्दर हमने प्रोसेस किया नहीं उस जॉब को। हमारा सिलेक्शन अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट में हो गया था उस टाइम, इसलिए फिर हम उसमें गए नहीं। ये 2016 की बात है। अब यहाँ पर देखो, आपको मैं एग्जाम्पल इसलिए दिया था क्योंकि आपके यहाँ पर जैसे मेरे 72 से मैं 58 पे आ गया था, यानी कि लगभग 14 मार्क्स, 14 नंबर का जो डिफरेंस आया था, वो यहाँ पर इतना देखने को नहीं मिलेगा आपके। कारण क्या है? क्योंकि उसमें स्केलिंग हुई थी साहब। यहाँ पर स्केलिंग यानी कि मिनमैक्स फॉर्मूला आपके काम आएगा नहीं, यहाँ पे काम आएगा आपका कौन सा? इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला।
यानी कि इक्वल करेंगे आपको परसेंटाइल में रैंक देके। ठीक, तो इसमें देखो क्या होगा कि आपका जो डिफरेंस है वो मैं बता दूं। देखो आपकी जो 4 पारियां थी, यानी कि मैं 2 ही पारियों की बात करूंगा। एक तो आपकी 19 तारीख की पहली पारी और 21 तारीख की दूसरी पारी। बाकी की जो आपकी 4 पारियां हैं ये वाली 20 की दोनों और 19 की पहली और 21 की पहली, इनमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लगभग आप एवरेज कह सकते हैं, लेकिन कड़ा मुकाबला है भाई साहब 19 और 21 में। 19 वाले उनका पेपर काफ़ी ईजी था पहली शिफ्ट का, और 21 में जो जिनकी सेकंड शिफ्ट थी उनका पेपर टफ था। अब जिनका 21 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर था वो बहुत परेशान है, और 19 की पहले शिफ्ट को जिनका एग्ज़ाम हुआ था वो और भी परेशान है, क्योंकि वो ये कहते हैं साहब हमारा पेपर ईजी था इसलिए हमारे डाउन और होंगे, और 21 वाले इसलिए परेशान है सेकंड पारी वाले क्योंकि हमारे पेपर टफ था साहब। तो कोई टेंशन नहीं है, 21 में सेकंड पारी में जिनके पेपर था उनके मान के चलिए कि 3 नंबर के आसपास उनके बढ़ जाएंगे, और 19 तारीख को पहले शिफ्ट में जिनका पेपर था, जो कि ईजी बोलते हैं लोग, ईजी था वास्तव में, तो उनके जो नंबर है वो 3 नंबर के आसपास उनको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो इसमें अब 21 वालों को भी फ़ायदा मिलेगा और 19 वालों को फ़ायदा मिलेगा, यानी कि जिन्होंने मेहनत करी है उन सबको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है साथियों, तो ये आपकी पहली न्यूज़ है। पहली न्यूज़, गुड न्यूज़ ये निकल के आई है कि इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। ये नॉर्मलाइजेशन का जो बवंडर है, जो तांडव है, वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। ठीक साथियों, ये आपकी पहली न्यूज़ हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी और तीसरी गुड न्यूज़ की, जो कि मैं आपको साइमल्टेनियसली एक साथ बताऊंगा। देखो साथियों, अभी वर्तमान में जो आपके 4th क्लास एम्प्लॉय की जो वैकेंसी है वो लगभग 70,000 के करीब खाली है। अब आप कहोगे साहब 70,000 कैसे, हमारे तो अभी 53,000 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो फिर 70,000 की क्यों नहीं निकाली वैकेंसी। देखो 70,000 खाली है, जिसमें से 53,000 तो आपके द्वारा भरे जाएंगे, और 17,000 प्लस पद खाली अभी भी है जिनकी अभी इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली है। तो इस प्रकार से 17,000 पद खाली है। ठीक, अब मैं बात करूँगा अभी जो आपकी वर्तमान भर्ती है, इसमें देखो पहली गुड न्यूज़ तो ये हो सकती है कि जो खाली पद है अभी वर्तमान में, जो आपके ये खाली पद है ये 17,000 प्लस है, यानी कि 53,749 वैकेंसी आपके ऑलरेडी आपके अकाउंट में है, और 17,000 प्लस पद अभी खाली है। देखो इसके 2 तरीके हैं, गवर्नमेंट चाहे तो अप टू 50%, यानी कि आपके जो ये जितने पद हैं 53,749, इनका अप टू 50% यानी कि 50% तक जो खाली पद है उनमें से वैकेंसी निकाल सकती है गवर्नमेंट चाहे तो। जैसे 53,749 है, इनका आप आधा करें तो कितना होगा, 26,000 प्लस होगा। तो इतनी वैकेंसी गवर्नमेंट खाली पदों में से निकाल सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल 17,000 प्लस पद ही खाली है, 26,000 तो है नहीं, तो 50% पद गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ पर जैसे 50% यानी कि हमारे तो 17,000 प्लस ही पद खाली है, तो 17,000 में से वो 15 भी निकाल दे, 10 भी निकाल दे, 5 भी निकाल दे, तो ज़्यादा पद खाली होते तो वो 26,000 तक निकाल सकती थी मैक्स टू मैक्स। कहने का मतलब मेरा आप ये समझो कि जितनी पदों पे वैकेंसी अभी प्रोसेस में है उनका 50% तक वैकेंसी और एक्स्ट्रा ऐड कर सकती है गवर्नमेंट, मेरा कहने का मतलब ये है। और दूसरा तरीका ये है कि जितनी वैकेंसी आ रखी है उनका 100% तक, अप टू 100% तक नए पद गवर्नमेंट है वो कर सकती है अगर चाहे तो। लेकिन देखो इसमें क्या है कि ये 50% वाला जो फॉर्मूला है ये एग्जिस्ट करता है, अभी ये है वर्तमान में, ये चलता है, ये अप्लाई होता है। लेकिन जो 100% वाला है इसको अभी अप्रूवल यानी कि अनुमोदन नहीं मिला है गवर्नमेंट से। हालांकि इसकी फाइल चल चुकी है, फिलहाल वो सर्दी का महीना है तो ठंड में ठंडे बस्ते में है वो फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यदि 100% वाला अगर फॉर्मूला अगर ईजाद हो जाए, ये अप्लाई हो जाए, गवर्नमेंट इसको अगर अप्लाई भी कर दे, तो 17,000 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी यानी कि पोस्ट और ऐड हो जाएगी इसके अंदर, यदि गवर्नमेंट चाहे तो। और यदि गवर्नमेंट चाहे कि यार अब जो 50% वाला रूल है फिलहाल ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हम वैकेंसी निकाल देते हैं, तो फिर 8 से 9,000 पदों पर फिर वैकेंसी आ सकती है। अब वर्तमान कंडीशन क्या है साहब, वर्तमान कंडीशन की अगर हम बात करें तो दोनों ही मामलों में पेंडिंग है, यानी कि ये इसको तो अभी अनुमोदन मिला नहीं है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने विचार किया नहीं है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक इमोजी बनाई है जो कि सैड है
उदास फॉर्मेट में है, तो ये दोनों ही पेंडिंग है। तो यहाँ पर मैं यही बता रहा था कि 2 चीज़ों में से जो आपको मैं 3 गुड न्यूज़ बताऊंगा उसमें से 2 का होना तय है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया, प्लस में ये वाली जो 3 में से ये वाली जो मैं ये बता रहा हूँ इसका मैं कुछ कह नहीं सकता अभी फिलहाल। ठीक है साथियों, मैंने बता दिया जो भी स्थिति थी वो कि 50%, अप टू 50% और अप टू 100% का रूल है टोटल वैकेंसी जो आपकी वर्तमान में वर्क इन प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं वर्तमान भर्ती की जो कि आपकी अभी चल रही है, जिसका आप वेट कर रहे हैं बेसब्री से, इसकी हम बात करते हैं। देखो, क्या मानते हो आप, अभी राजस्थान में कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ड्राइवर, कंडक्टर, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और भी आपके टीचर, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस, इनमें एग्ज़ाम दी है। कई का रिजल्ट भी आ गया, कई वैकेंसी में उनको ज्वाइनिंग भी मिल गई और कई में अभी रिजल्ट प्रोसेस में है। ठीक है, तो आप क्या मानते हो, इन लोगों ने 4th क्लास का एग्ज़ाम नहीं दी होगी क्या? दी होगी, डेफिनेटली दी होगी, क्योंकि बेरोजगारी का आलम इस तरह से है। पीएचडी, नेट, जेआरएफ करने वाले बेचारों ने 4th क्लास का फॉर्म भरा है, क्योंकि बेरोजगारी है साहब, वैकेंसी कम आती है, पढ़ने वाले ज़्यादा हो गए, सबको चाहिए नौकरी। तो आप क्या मानते हो, उन्होंने सब ने एग्ज़ाम दी है, सब ने एग्ज़ाम दी है। तो वो इंटेलिजेंट बंदे जो राजस्थान पुलिस, जेल प्रहरी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, चालक, परिचालक, पटवारी, इनमें वो सिलेक्ट हो गए, आप क्या मानते हो वो 4th क्लास के पेपर में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे? देखो साथियों, लगभग 20,000 पद है ये, 20-22,000, जो कि अलग अलग भर्तियों के अंदर इनको पोस्टिंग मिलेगी और अभी प्रोसेस में है। तो इनमें से देखो 20,000 में से 20,000 ऐसे कैंडिडेट तो है नहीं कि जिन्होंने 4th क्लास का पेपर क्लियर कर लिया हो, क्योंकि हो सकता है कि वो राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट तो हो गए होंगे लेकिन उनका 4th क्लास का पेपर नहीं बैठा होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो 20,000 ऐसे अभ्यर्थी है जो अलग पोस्टों पर जाएंगे, उनमें से लगभग 6 से 7,000, 8,000 तक ले लो आप, ऐसे अभ्यर्थी निकलेंगे जो 4th क्लास में भी पास होंगे, क्योंकि पेपर दे रखा उन्होंने और ऑलरेडी वो किसी और जॉब में लग गए या फिर अब लग जाएंगे, उनका रिजल्ट आ जाएगा उनकी एग्ज़ाम का। तो इस प्रकार से ये आपके लिए बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ है। मैं मान के चल रहा हूँ कि डेफिनेटली इतना 6 से 7,000 यानी कि 8,000 तक आप मान के चलो कि और जो अब रिजर्व लिस्ट है वो निकलेगी, यानी कि एक तरह से जिनके कम नंबर है उन लोगों के लिए नसीब खुलने वाला है। और दूसरी चीज़ है, ये तो आपकी हो गई अन्य भर्ती में नियुक्त कैंडिडेट 6 से 7,000 में मान के चल रहा हूँ, और इसके अलावा अयोग्य यानी कि डिस्क्वालीफाई। अब देखो डिस्क्वालीफाई इसमें 1 से 2% तक का आंकड़ा बैठ सकता है टोटल वैकेंसी का। इतना कम क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ मांगी है, 10वीं पास और RSCIT, बात खत्म। लेकिन फिर भी क्रिटिकल मामले निकलेंगे इसमें, 1 से 2% बच्चे तो इसमें डिस्क्वालीफाई होंगे। तो ऐसे इस प्रकार से लगभग 8,000 के आसपास आप लगा लो, 6 से 7,000 मैंने रफली आइडिया लिखा है, लेकिन मुझे 8-9,000 तक का आंकड़ा दिख रहा है कि इतनी वैकेंसी, इतने पदों पर और नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो इसमें खास बात क्या है? देखो, खास बात यह है कि जिन भी कैंडिडेट के DV कट ऑफ से कम मार्क्स है वो उनका देखो उनके नसीब खुलेगा, भाग्य खुलेगा उनका। जिनके मतलब एक आध नंबर कम है तो उनको मैक्सिमम लोगों को मौका मिलेगा। ठीक है साथियों, और इसके अलावा जिन लोगों के DV कट ऑफ से थोड़े ही ज़्यादा नंबर है, यानी कि DV कट ऑफ के लिए अभी रिजल्ट आएगा डबल का, तो उनके कट ऑफ से थोड़े से ही ज़्यादा नंबर है तो वो भी परेशान रहेंगे, तो उनको भी खुश होने की ज़रूरत है, यानी कि उदास नहीं होना। तो इसलिए मैंने दोनों के लिए मैंने ये वाली इमोजी तैयार करी है, स्माइल वाली। ठीक, तो आप लोगों के लिए एक तरह से गुड न्यूज़ है ये कि जिन लोगों के DV कट ऑफ से कम नंबर है या फिर DV कट ऑफ से थोड़े ही ज़्यादा है, इनको कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि 18 से 20,000 नए अभ्यर्थी, ये मैंने ऊपर ऊपर लिखा है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 18 से 20,000 नए अभ्यर्थी। अब ये 18 से 20,000 कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लो 8 से 9,000 तो इधर से उठा लो और 6 से 7,000 इधर। ठीक है, इधर से गवर्नमेंट जोर लगाएगी, इधर से आपका नसीब जोर लगाएगा, क्योंकि अन्य भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने दोनों मिला के रफली आइडिया मैंने 18 से 20,000 का लिया है। ठीक है साथियों, तो परेशान नहीं होना है, रिजल्ट आपका आने वाला है और फालतू की अफवाह पे ध्यान ना दो, जो होगा अच्छा होगा। तो सभी मस्त रहें, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
चैनल के साथ बने रहें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।